नमस्कार साथियों, मैं रितेश आप लोगों को अपने YouTube चैनल PCS सॉल्यूशन 360 पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोग को एडिटोरिया का जो न्यू बुक आया है BPSC प्रैक्टिस सेट के लिए वॉल्यूम 2, मैं उसका प्रैक्टिस सेट संख्या 7 कराने जा रहा हूँ। तो आइए हम लोग अब शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। पहला सवाल कह रहा है कि अखिल भारतीय हिंदू सभा का पहला अधिवेशन कब हुआ था। तो वो हुआ था अप्रैल 1915 में। कब हुआ था? अप्रैल 1915 में। और हिंदू महासभा का पहला अधिवेशन कासिम बाजार के महाराज की अध्यक्षता में हुआ था। कासिम बाजार का जो महाराज थे उनकी अध्यक्षता में हुआ था अप्रैल 1915 में अखिल भारतीय हिंदू महासभा। अक्टूबर 1934 में कहाँ कांग्रेस समाजवादी पार्टी का स्थापना किया गया। तो वो किया गया बम्बई में। अक्टूबर 1934 में कहाँ कांग्रेस समाजवादी का स्थापना हुआ। तो बम्बई में 1934 में हुआ था ये। जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव और मीनू मसानी इसके प्रमुख नेता थे। कौन थे? जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव और मीनू मसानी थे। जयप्रकाश नारायण और फिर ये आचार्य नरेंद्र देव और मीनू मसानी थे। तो बम्बई में कब हुआ था? तो 1934 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह के कारणों में शामिल नहीं है। तो इसका ऑप्शन ई हो जाएगा कि 1857 के विद्रोह के कारणों में कौन शामिल नहीं है। तो देखिए, 1857 के विद्रोह को जन्म देने वाले कारकों में उपयुक्त जो चारों कारक हैं वो हैं, जैसे डलहौजी की व्यापक नीति, ये भी एक कारण था 1857 के विद्रोह के। और अंग्रेज़ों द्वारा भारत में किया गया सामाजिक सुधार, ये भी कारण थे। क्योंकि सामाजिक सुधार तो थे, जैसे बलि प्रथा को रोकना, बाल विवाह को रोकना, फिर जो विधवा पुनर्विवाह को लागू करना, ये सब सामाजिक सुधार ही थे। लेकिन जो परंपरागत लोग रह रहे थे हमारे देश में, तो उन लोग को ये बुरा लगा क्योंकि उनके धर्म में हस्तक्षेप किया जा रहा था अंग्रेज़ों के द्वारा। तो ये भी एक कारण बना था 1857 के विद्रोह का। सैनिकों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता था, क्योंकि जो सैनिक होते थे उसमें से इंडियन सैनिक भी होते थे और ब्रिटेन के भी सैनिक होते थे। तो ब्रिटेन के सैनिक को अच्छा ट्रीटमेंट दिया जाता था और प्रमोशन भी अच्छा खासा होता था, लेकिन इंडियन सैनिक को कोई प्रमोशन नहीं और हाई रैंक तक प्रमोशन नहीं होता था और इन लोग के साथ बुरा बर्ताव किया जाता था। और जो सबसे प्रमुख और जो मेन कारण निकल के आया था, माने तत्कालिक कारण जो बन के निकल के आया था, चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। आधुनिक भारत के निर्माता कहे जाने वाले राजा राममोहन राय, आधुनिक भारत के निर्माता कहे जाने वाले राजा राममोहन राय के बारे में कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 1, 2 और 4। देखिए, राजा राममोहन राय के बारे में अगर सही कथन जानना चाहें तो ये एकेश्वरवाद के समर्थक थे। कौन से वाद के समर्थक थे? तो एकेश्वरवाद के समर्थक थे। इन्होंने बहु ईश्वरवाद एवं मूर्ति पूजा का निंदा की। राजा राममोहन ने बहु ईश्वरवाद और मूर्ति पूजा की निंदा की। इन्होंने शास्त्रों की प्रभु सत्ता को अस्वीकार कर दिया। जो शास्त्रों का जो प्रभुत्व चल रहा था उसे भी अस्वीकार कर दिया। तो ये तीनों सही हैं। बाकी ये रहा, ये एक नवीन धर्म की स्थापना करना चाहते थे। ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि ये कोई नया धर्म का स्थापना हो। और कुछ पॉइंट्स और जान लीजिए राजा राममोहन राय के बारे में। इनको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता था। याद रखिएगा कि इनको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता था। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। उसमें उन्होंने एकेश्वरवाद के समर्थन में बात की लिखा था उसमें से, ठीक ना। देखिए, इनका जो राजा राममोहन राय का जो लक्ष्य था हिंदू समाज एवं धर्म में सुधार करना था। इनका नवीन धर्म की स्थापना करने से कोई मतलब नहीं था। और एक बात और, जो राजा राममोहन राय के बारे में अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, ये प्रश्न याद रखिएगा कि 1828 में ब्रह्म सभा का स्थापना किया था।
ब्रह्म सभा का स्थापना कब हुआ? तो 1828 में। किसके द्वारा? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा। रेड क्लिफ समिति किसके लिए नियुक्त की गई थी? तो वो नियुक्त की गई थी भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमाओं के निर्धारण करने के लिए। रेड क्लिफ समिति किसके लिए नियुक्त की गई थी? तो भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमाओं को निर्धारित करने के लिए। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी? तो केरला। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी? तो केरला। 1957 में केरल विधानसभा चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी विजय हुई तथा E.S. नंबूदरीपाद की अध्यक्षता में प्रथम गैर कांग्रेसी एवं प्रथम साम्यवादी सरकार का गठन किया गया। निम्नलिखित में को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कर कूट की सहायता से उत्तर का चयन करें। तब वो करिए चयन। तो क्रिप्स मिशन 1942 में हुआ था। क्रिप्स मिशन कब हुआ? 1942 में। बेबल योजना कब हुआ? तो 1945 में। बेबल योजना 1945 में। कैबिनेट मिशन योजना जो चला वो चला 1946 में। कैबिनेट मिशन योजना 1946 में। माउंटबेटन योजना 1947 में। माउंटबेटन योजना 1947 में। माउंटबेटन योजना 1947 में। अब अरेंज कर लीजिए कि 1942 पहले यानी कि पहला ऑप्शन, फिर उसके बाद चौथा ऑप्शन बेबल योजना 1945 में 4 और उसके बाद फिर दूसरा कैबिनेट मिशन और फिर तीसरा माउंटबेटन योजना। मैंने सबसे पहले क्रिप्स मिशन आया, उसके बाद फिर बेबल योजना आया 1945 में और फिर 1946 में कैबिनेट मिशन आया और फाइनली 1947 में माउंटबेटन योजना आया। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी? तो वो लिखी राम मनोहर लोहिया ने। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी? राम मनोहर लोहिया ने। किस वर्ष दासता के अपराध को घोषित किया गया? तो 1860 को। किस वर्ष दासता के अपराध को घोषित किया गया? 1860 को। देखिए 1860 ईस्वी में IPC के अंतर्गत दासता के अपराध घोषित किया गया। कब? 1860 में। और 1789 में ही इसकी घोषणा द्वारा ईस्वी की घोषणा द्वारा 1789 में घोषणा हुआ था कि बंगाल के दासों को निर्यात बंद कर दिया गया। वर्ष 1843 के एक्ट द्वारा भारत में तत्कालिक गवर्नर लॉर्ड एलन बेरो ने दास प्रथा का उन्मूलन किया था। 1843 में भी दास प्रथा का उन्मूलन किया गया था। किसके द्वारा? एलन बेरो के द्वारा। और दासता के अपराध घोषित कब किया गया? तो 1860 में। किसके माध्यम से? तो IPC के माध्यम से, यानी इंडियन पैनल कोड। इंडियन पैनल कोड नहीं, इसको कहते हैं भारतीय दंड संहिता। भारतीय दंड संहिता का इंग्लिश क्या होता है? इंडियन क्रिमिनल कोड। कुछ देख लीजिएगा, हमको थोड़ा उतना लॉ से रिलेटेड नहीं पता है। जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ठक्कर बापा ने। जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ठक्कर बापा ने। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में मुख्य रूप से किस स्तर की शिक्षा से संबंधित था? तो वो था प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था। हंटर कमीशन की रिपोर्ट मुख्य रूप से किस स्तर के शिक्षा से संबंधित था? तो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था। निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से किया जाता था? तो वो किया जाता था द इंडियन नेशन। निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से किया जाता था? तो द इंडियन नेशन। द इंडियन नेशन पत्रिका द इंडियन नेशन का प्रकाशन महाराजा कामेश्वर सिंह, दरभंगा के थे महाराजा कामेश्वर सिंह, उन्होंने 1931 ईस्वी में इस अखबार का प्रकाशन पटना से शुरू किया था। निम्न में से कौन सोशल सर्विस लीग के संस्थापक थे? तो नारायण मल्हार जोशी। निम्नलिखित में से कौन सोशल सर्विस लीग के संस्थापक थे? तो नारायण मल्हार जोशी। नेक्स्ट सवाल कह रहा है, कांग्रेस के किस स्थान पर हुए अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले को विपक्ष के नेता की उपाधि दी गई थी? तो बनारस में।
कांग्रेस के किस स्थान पर हुए अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले को विपक्ष के नेता की उपाधि दी गई थी? तो 1905 में। और एक बात और ये याद रखिए, ये 1905 में 21वां कांग्रेस का अधिवेशन था। कितना नंबर का था? 21वां अधिवेशन था। और इसी अधिवेशन में बंग भंग की निंदा की गई थी। और इस अधिवेशन में स्वराज पर चर्चा के दौरान गोखले के विपक्ष के नेता की उपाधि दी गई। इसी 1905 वाले कांग्रेस के अधिवेशन में कब हुआ था ये तो बता ही दिया कि 1905 में हुआ था ये अधिवेशन। और 21वां था, बनारस में हुआ था। और इसी में बंग भंग की निंदा भी की गया था। और इसमें जब स्वराज पर चर्चा किया जा रहा था तो गोपाल कृष्ण गोखले को विपक्ष का नेता मान लिया गया। निम्नलिखित समाचार पत्र में कौन सा समाचार पत्र क्रांतिकारी विचारधारा से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर ई हो जाएगा। इसमें कह रहा क्रांतिकारी विचारधारा से कौन सा ऐसा अखबार है जो संबंधित नहीं है? तो देखिए, सारे के सारे अखबार जो आपको देखने को मिल रहे हैं वो सारे के सारे क्रांतिकारी आतंकवाद से, सारे के सारे पत्रिकाएं क्रांतिकारी आतंकवाद से प्रेरित या विचारधारा के समर्थक थी। जैसे वर्तमान राजनीति जो अगर देखें तो ये बरिंद्र घोष के द्वारा लिखा था। ये भी क्रांतिकारी आतंकवाद से प्रेरित था। वर्तमान राजनीति किनके द्वारा निकाला जाता था? तो बरिंद्र घोष के द्वारा, वंदे मातरम अरविंद घोष के द्वारा। तो वर्तमान राजनीति किनके द्वारा? बरिंद्र घोष के द्वारा। और अरविंदो घोष के द्वारा वंदे मातरम। संध्या निकाला जाता था ब्रह्मा बांधव उपाध्याय। संध्या निकाला जाता था ब्रह्मा बांधव उपाध्याय के द्वारा। और भूपेंद्र दत्त के द्वारा युगांतर निकाला जाता था। भूपेंद्र दत्त के द्वारा युगांतर निकाला जाता था। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि मोरित्सबर्ग कांड का संबंध किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी से है? तो वो है महात्मा गांधी। मोरित्सबर्ग कांड का संबंध किससे है? तो महात्मा गांधी। और आपको पता होगा कि डरबन से प्रिटोरिया जाने के क्रम में 1893 में, कब? 1893, ये एक्चुअली दक्षिण अफ्रीका का कहानी है, उससे रिलेटेड है। जब डरबन से प्रिटोरिया जाने के क्रम में 1893 में पीटर मोरित्सबर्ग नामक स्टेशन पर गांधी जी को रंगभेद की नीति के कारण प्रथम श्रेणी के डिब्बे से उतार दिया गया। इसी को मोरित्सबर्ग घटना कहा जाता है। गांधी जी द्वारा रॉलेट एक्ट के विरोध में कब पूरे देश में हड़ताल का आयोजन किया गया था? तब वो किया गया था 6 अप्रैल 1919 को। गांधी जी द्वारा रॉलेट एक्ट के विरोध में कब पूरे देश में हड़ताल का आयोजन किया गया था? 6 अप्रैल 1919 को। ठीक है। उस समय जनता का उत्साह बहुत ऊंचा था, तब पीछे हटने का आदेश देना राष्ट्रीय संकट से कुछ कम नहीं था। उपरोक्त का संबंध किससे है? तो असहयोग आंदोलन से है। असहयोग आंदोलन से। और ये कथन किसने कहा था कि उस समय जनता का उत्साह बहुत ऊंचा था, तब पीछे हटने का आदेश देना राष्ट्रीय संकट से कुछ कम नहीं था? तो वो था सुभाष चंद्र बोस का। वो कथन क्या था? सुभाष चंद्र बोस का। और ऐसा गांधी जी ने मतलब असहयोग आंदोलन को से पीछे क्यों हट गए? तो इसका कारण था चौरी चौरा कांड, जो कि 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिए। 12 फरवरी को 1922 को स्थगित कर दिया गया था सहयोग आंदोलन। क्यों? क्योंकि 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा का कांड हुआ था। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा का कांड हुआ और 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने सहयोग आंदोलन को निरस्त कर दिया। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन हैं? सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन हैं? तो चित्तरंजन दास, CR दास। सुभाष बोस के राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास। अंतरिम सरकार के गठन के बाद मुसलमान लीग के कितने सदस्य सरकार में शामिल किए गए थे? तो 5। अंतरिम सरकार के गठन के बाद मुस्लिम लीग के कितने सदस्य सरकार में शामिल किए गए थे? तो 5। और एक बात और बता दूं कि ये अंतरिम सरकार जो है वो 2 सितंबर 1946 को गठित किया गया था। अंतरिम सरकार मतलब इंटरिम जिसको कहते हैं थोड़े अल्प समय के लिए, वो 2 सितंबर 1946 को गठित किया गया था। ठीक है।
स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल निम्नलिखित में कौन हैं? तो वो हैं लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर कौन हैं? तो लॉर्ड माउंटबेटन। और इसके बाद आपको याद रखिएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, लेकिन स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, ध्यान से सुनिएगा, या फिर कह सकते हैं अंतिम गवर्नर जनरल भी, स्वतंत्र भारत के प्रथम या आखिरी भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालचारी। और स्वतंत्र भारत के प्रथम मतलब कोई भी बन जाए तो लॉर्ड माउंटबेटन। भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी को गुलामी का अधिकार पत्र किसने कहा था? तो वो कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी को गुलामी का अधिकार पत्र किसने कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। निम्नलिखित में से कौन सिवान थाने पर राष्ट्रीय झंडा फहराने की कोशिश में पुलिस की गोलियों के शिकार हुए थे? तो वो हुए थे फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव। निम्नलिखित में से कौन सिवान थाने पर राष्ट्रीय झंडा फहराने की कोशिश में पुलिस की गोलियों के शिकार हुए थे? फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव। बिहार में लोटा विद्रोह 1856 किस स्थान पर हुआ था? तो वो हुआ था मुजफ्फरपुर में। और ये लोटा विद्रोह कब हुआ? तो 1856 में हुआ था। यहाँ जेल के कैदियों ने पीतल के लोटे के स्थान पर मिट्टी का लोटा दिए जाने का विरोध किया था। मोहम्मद बिन तुगलक को किसने प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा दी? मोहम्मद बिन तुगलक को किसने प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा दी? तब वो दी एडवर्ड थॉमस ने। किसने दी? एडवर्ड थॉमस ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने ही सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करवाया था, और इसी के प्रचलन करवाने के कारण ही एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा दी थी। ठीक है। निम्नलिखित में से किस स्थल से नवपाषाण युग के गर्त निवासियों अवशेष मिले हैं? तो वो मिले हैं ई में, क्योंकि बुर्ज होम और इसके साथ साथ गुफ कराल में मिले हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल से नवपाषाण युग के गर्त निवास मिले हैं? तो गुफ कराल और बुर्ज होम में। 27 नंबर का रहा शेर शाह के प्रशासनिक के व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही कथन चुनें। तो सही कथन क्या हो जाएगा? नंबर डी, 1, 2, 3, इसका तीनों कथन सही है। शेर शाह के प्रशासनिक व्यवस्था में परगना सिकदार के अधिकारी में होता था। परगना किसके अधिकार में होता था? तो सिकदार के अधिकार में होता था। और मुंसिफ भू राजस्व की वसूली की देखभाल करता था। मुंसिफ क्या करता था? तो भू राजस्व की वसूली की देखभाल करता था। शेर शाह ने सोने, चांदी और तांबे के 3 सिक्के चलाए थे। सोना, चांदी और तांबा के सिक्का चलाया था। परगना किसके अधिकार में होता था? तो सिकदार के अधिकार में होता था। मुंसिफ क्या देखभाल करता था? तो भू राजस्व की वसूली देखभाल करता था। शेर शाह ने सोना, चांदी और तांबे के सिक्के चलाए थे। अकबर के शासनकाल में बिहार कितने सरकारों में विभाजित था? तो वो था 7। अकबर के शासनकाल में बिहार कितने सरकारों में विभाजित था? तो 7। सल्तनत काल में मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था? तो वो कहा जाता था मजलिस ए खलवत। सल्तनत काल में मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था? तो मजलिस ए खलवत। सल्तनत काल में मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था? तो मजलिस ए खलवत। 30 का क्वेश्चन, अकबर द्वारा किए गए निम्नलिखित कार्यों में सबसे अंत में कौन सा कार्य किया गया था? तो सबसे अंत में कौन सा कार्य किया गया था? तो राजधानी लाहौर स्थानांतरित। देखिए मैं सबका डेट याद करा देता हूँ, आप याद कर लीजिएगा। सबसे पहले इसने इस दिए हुए ऑप्शन में मजहर की घोषणा किया 1579 में। 1579 में क्या किया? मजहर की घोषणा किया। फिर दीन ए इलाही की स्थापना 1582 में किया। 1582 में दीन ए इलाही की स्थापना, मजहर की स्थापना 1579 में, और फिर इलाही संबत की शुरुआत भी किया 1583 में। 1583 में इलाही संबत की शुरुआत, 1582 में दीन ए इलाही की शुरुआत, और मजहर की शुरुआत 1579 में, और 1585 में राजधानी को लाहौर स्थानांतरित किया। निम्नलिखित वेदों में से कौन सा ऐसा वेद है जो गद एवं पद दोनों में है? तो वो है यजुर्वेद। जो है यजुर्वेद।
निम्नलिखित वेदों में कौन सा ऐसा वेद है जो गद एवं पद दोनों में है? यजुर्वेद। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो वो कौन सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन ई सभी अभिलेख संबंधित शासकों के साथ सुमेलित ही हैं। जैसे नासिक अभिलेख गौतम पुत्र बलश्री का, गौतमी पुत्र बलश्री का अभिलेख कहाँ है? तो नासिक अभिलेख में। गौतमी पुत्र बलश्री का नासिक अभिलेख में। देवपारा अभिलेख में किसका है? तो विजयसेन, जो कि बंगाल का था। देवपारा अभिलेख में विजयसेन बंगाल का। जूनागढ़ में स्कंदगुप्त का था, जूनागढ़ अभिलेख में स्कंदगुप्त का। और प्रतिहार नरेश भोज का ग्वालियर अभिलेख में वर्णन मिलता है, प्रतिहार नरेश भोज का ग्वालियर अभिलेख में। निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल के किस नदी को हिरण्य कहा गया है? तो हिरण्य किसको कहा गया है? तो वो कहा गया है इंदुस नदी को, माने सिंधु नदी को। निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल के किस नदी को हिरण्य कहा गया है? तो सिंधु नदी को। भगवान महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? तो जमाली था। भगवान महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? जमाली। प्रयाग प्रशस्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? प्रयाग प्रशस्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो हरिसेन चंद्रगुप्त द्वितीय का राजकवि था। प्रयाग प्रशस्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो हरिसेन चंद्रगुप्त द्वितीय का राजकवि था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो वो की गई थी कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा। कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। मौर्योत्तर काल में अग्रहार का आशय होता था, तो वो होता था ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि, ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि। मौर्योत्तर काल में अग्रहार का आशय होता था ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि। सातवाहन वंश के किस शासक के सिक्कों पर जहाज का चित्र बना हुआ था? तो यज्ञश्री सातकर्णी, यज्ञश्री सातकर्णी। सातवाहन वंश के किस शासक के सिक्कों पर जहाज का चित्र बना हुआ था? तो यज्ञश्री सातकर्णी। अब फिर से देखिए कौन सा सुमिलित नहीं है। एक तरफ महाजनपद है, दूसरी तरफ राजधानी। तो अंग का चंपा, मगध का राजगीर, काशी का वाराणसी, कौशल का कहाँ होता है? श्रावस्ती। तो देखिए सारे के सारे ही सही हैं, इसलिए ऑप्शन ई हो जाएगा। 40 द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किस स्थान पर हुआ था? तो वैशाली में। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किस स्थान पर हुआ था? तो वैशाली में। हम आपको इसका ट्रिक बताए थे, आर भी पी के। आर बोले तो राजगीर, भी बोले तो वैशाली, पी बोले तो पाटलिपुत्र, के बोले तो कश्मीर। आर बोले तो दूसरा देखिए कहाँ? वैशाली में। मई 2021 में कोविड 2021 से निपटने के लिए किसने युवा योद्धा आंदोलन की शुरुआत की? तो वो की CBSE ने। ये ऑप्शन इसका डी है, डी ऑप्शन है इसका, CBSE। मैं अभी दिखा दूंगा। मई 2021 में कोविड 2021 से निपटने के लिए किसने युवा योद्धा आंदोलन की शुरुआत की? तो CBSE। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किससे दिया गया? तब वो दिया गया नितिन राकेश जेरी बिंड को, 2 लोग को दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसे दिया गया? तो नितिन राकेश और जेरी बिंड को। नीति आयोग द्वारा जारी प्रथम राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार बिहार में गरीब जनसंख्या का प्रतिशत है, वो कितना है? तो 51.91%। नीति आयोग द्वारा जारी प्रथम राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार बिहार में गरीब जनसंख्या का प्रतिशत है 51.91%। जनवरी 2021 को किस राज्य सरकार ने कोविड योद्धाओं के सम्मान में एक स्मारक स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो वो निर्णय लिया है उड़ीसा। वो कौन लिया है? तो उड़ीसा। जनवरी 2021 को किस राज्य सरकार ने कोविड योद्धाओं के सम्मान में एक स्मारक स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो उड़ीसा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार राज्य में वर्ष 2020-21 में शीर्ष अमरूद उत्पादक जिला निम्न में से कौन था? तो वो था नालंदा।
बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार राज्य में वर्ष 2020-21 में शीर्ष अमरूद उत्पादक जिला निम्न में से कौन सा था? नालंदा। बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) की वृद्धि 2020-21 में थी, तो वो थी 2.50%। बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) की वृद्धि दर 2020-21 में थी 2.5%। बिहार राज्य के निम्न में से किस विभाग के द्वारा एक नए मोबाइल ऐप बिहान की शुरुआत की गई है? तो वो की गई है कृषि विभाग। कृषि विभाग। एक बार फिर से क्वेश्चन सुनिए। बिहार राज्य के निम्न में से किस विभाग के द्वारा एक नए मोबाइल ऐप बिहान की शुरुआत की है? तो कृषि विभाग द्वारा। 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव कहाँ संपन्न हुआ है? तो ढाका में। 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव कहाँ संपन्न हुआ है? तो ढाका में। हाल ही में किस राज्य में राज्य ने कृषि जनगणना आयोजित करने की घोषणा की है? तो वो की है गुजरात ने। हाल ही में किस राज्य ने कृषि जनगणना आयोजित करने की घोषणा की है? गुजरात ने। देश का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाना है? तो वो किया जाना है रामागुंडम, तेलंगाना। देश का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाना है? तो रामागुंडम, तेलंगाना में। हाल ही में किसे वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से नवाजा गया है? तो वो नवाजा गया है नरेंद्र मोदी ने। हाल ही में किसे वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से नवाजा गया है? नरेंद्र मोदी। देखते हैं 52 नंबर। भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का निर्माण कहाँ प्रस्तावित है? तो वो है रौरकेला। भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का निर्माण कहाँ प्रस्तावित है? रौरकेला। हाल ही में आनुवांशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस के उत्पादन को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो वो बना है फिलीपींस। हाल ही में आनुवांशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस के उत्पादन को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो फिलीपींस। जुलाई 2021 में उज्बेकिस्तान में आयोजित मध्य दक्षिण एशिया सम्मेलन 2021 में भारत की तरफ से किसने भाग लिया? तो वो लिया एस जयशंकर ने। जुलाई 2021 में उज्बेकिस्तान में आयोजित मध्य दक्षिण एशिया सम्मेलन 2021 में भारत की तरफ से किसने भाग लिया? तो एस जयशंकर ने। भारत का पहला ई फिश मार्केट ऐप किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है? तो वो किया गया है असम के द्वारा। भारत का पहला ई फिश मार्केट ऐप किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है? असम। जुलाई 2021 में हुई घोषणा के अनुसार किस देश को वर्ष 2026 की विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी मिली है? तो वो मिली है इंडिया को, भारत को। जुलाई 2021 में हुई घोषणा के अनुसार किस देश को वर्ष 2026 की विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी मिली है? तो भारत। कौन सा राज्य कोविड-19 के पहले डोज का 100% टीकाकरण करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो हिमाचल प्रदेश। कौन सा राज्य कोविड-19 के पहले डोज का 100% टीकाकरण करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो हिमाचल प्रदेश। हाल ही में किस राज्य ने पाक की खाड़ी में भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की है? तमिलनाडु। हाल ही में किस राज्य ने पाक की खाड़ी में भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की? तो तमिलनाडु। 24 अक्टूबर 2021 को मनाए गए संयुक्त राष्ट्र दिवस का मुख्य विषय क्या था? तो वो था बिल्डिंग बैक टुगेदर फॉर पीस एंड प्रोस्पेरिटी। 24 अक्टूबर 2021 को मनाए गए संयुक्त राष्ट्र दिवस का मुख्य विषय क्या था? बिल्डिंग बैक टुगेदर फॉर पीस एंड प्रोस्पेरिटी। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में कुल 28 राज्यों में बिहार का स्थान कितना था? तो वो था 22वां। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में कुल 28 राज्यों में बिहार का स्थान कितना था? तो 22वां। चर्चित पुस्तक अर्थशास्त्री गांधी के लेखक कौन हैं? तो वो हैं जयतीर्थ राव।
भारत का पहला वज्रपात अनुसंधान परीक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो वो है उड़ीसा। भारत का पहला वज्रपात वज्रपात अनुसंधान परीक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो उड़ीसा। किस राज्य सरकार ने पेड़ों को बचाने के लिए प्राण वायु देवता पेंशन योजना शुरू की है? तो वो है हरियाणा। किस राज्य सरकार ने पेड़ों को बचाने के लिए प्राण वायु देवता पेंशन योजना शुरू की है? तो हरियाणा। हाल के तख्तापलट के बाद तालिबान ने अफगानिस्तान में किसे अपना नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? तो वो नियुक्त किया है मुल्ला हसन आखुंद। मुल्ला हसन आखुंद। हाल के तख्तापलट के बाद तालिबान ने अफगानिस्तान में किसे अपना नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? तो मुल्ला हसन आखुंद। किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2021 में गर्भपात को गैर आपराधिक घोषित किया है? तो वो है मैक्सिको। किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2021 में गर्भपात को गैर आपराधिक घोषित किया है? तो मैक्सिको। मैक्सिको। देश का पहला राज्य जिसने सभी घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने संबंधी प्रस्ताव को स्वीकृति दी है? तो वो है बिहार। वो कौन है? बिहार। देश का पहला राज्य जिसने सभी घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने संबंधी प्रस्ताव को स्वीकृति दी है, बिहार। हाल ही में बिहार में गंगा डॉल्फिन दिवस कब मनाया गया? तो वो मनाया गया है 5 अक्टूबर को। हाल ही में बिहार में गंगा डॉल्फिन दिवस कब मनाया गया है? तो 5 अक्टूबर को। बिहार का कौन सा जिला देश का पहला ऐसा जिला बना जहां के सभी पंचायतों में पुस्तकालय खोला गया? तो वो है पूर्णिया। बिहार का कौन सा जिला देश का पहला ऐसा जिला बना जहां के सभी पंचायतों में पुस्तकालय खोला गया? तो वो है पूर्णिया। हाल ही में बिहार सरकार ने किस स्थान पर बिहार रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो वो है मोकामा। हाल ही में बिहार सरकार ने किस स्थान पर बिहार रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो मोकामा में। भारत में चावल का पहला साइलो गोदाम कहाँ बनाया जाएगा? तो वो बनाया जाएगा ऑप्शन ई। देखिए, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा लिए गए एक निर्णय के अनुसार देश में चावल का पहला साइलो गोदाम बक्सर एवं कैमूर जिलों में बनाया जाएगा। भारतीय खाद्य निगम एफसीआई के द्वारा बिहार सरकार के सहयोग से कुल 33 करोड़ की लागत से 11 एकड़ जमीन पर यह गोदाम निर्मित किया जाएगा। तो कहाँ कहाँ? बक्सर और कैमूर में। विश्व में उष्णकटिबंधीय मरुस्थल प्रायः महाद्वीपों के किस भाग में पाए जाते हैं? तो पश्चिमी भाग में। विश्व में उष्णकटिबंधीय मरुस्थल प्रायः महाद्वीपों के किस भाग में पाए जाते हैं? तो पश्चिमी भाग में। अनातोलिया का पठार किस देश में स्थित है? अनातोलिया का पठार किस देश में स्थित है? तो तुर्की में स्थित है। तुर्की में जो पोंटिंग और टॉरस है पर्वत श्रेणी, उसी के बीच में ये अनातोलिया का पठार है। कौन से पहाड़ के बीच में? तो पोंटिक और टॉरस पर्वत श्रेणी। गृह मंत्रालय द्वारा जारी वर्ष 2021 के भारत के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशनों के बीच किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो वो है नई दिल्ली सदर बाजार पुलिस स्टेशन। गृह मंत्रालय द्वारा जारी वर्ष 2021 के भारत के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशनों के बीच स्टेशनों की सूची में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो नई दिल्ली सदर बाजार पुलिस स्टेशन। बामाको निम्न में से किस देश की राजधानी है? बामाको किस देश की राजधानी है? तो माली की राजधानी बामाको है। माली की राजधानी बामाको है। चाड का राजधानी एन दजामेन है। चाड का राजधानी कहाँ है? तो एन दजामेना। ठीक है। और बात करें गैबोन का, तो लिब्रेविले। गैबोन का कहाँ है? तो लिब्रेविले कहाँ है? गैबोन का। तो बुर्किना फासो का क्वात्रादोगो। बुर्किना फासो का क्वात्रादोगो बुर्किना फासो की राजधानी है।
निम्न में से कौन सी जल संधि फ्रांस के को ग्रेट ब्रिटेन से अलग करती है? तो वो है स्ट्रेट ऑफ डोवर जल संधि। स्ट्रेट ऑफ डोवर माने डोवर जल संधि फ्रांस को ब्रिटेन से अलग करती है। अब कौन सी नदी है जो भारत एवं नेपाल के बीच सीमा बनाती है? तो काली नदी। काली नदी। निम्न में से कौन सी नदी भारत एवं नेपाल के बीच सीमा बनाती है? तो काली नदी। निम्न में से कौन सा स्थान बृहद एवं मध्य हिमालय के बीच स्थित नहीं है? तो हरिद्वार स्थित नहीं है। बाकी कुल्लू मनाली दार्जिलिंग, कुल्लू मनाली दार्जिलिंग के अलावा मसूरी, कश्मीर घाटी, लाहौल स्फीति आदि बृहद एवं हिमालय के बीच स्थित है। जबकि काठमांडू की घाटी, हरिद्वार, देहरादून ये सब मध्य और निम्न हिमालय के बीच में है। मध्य और निम्न हिमालय के बीच में है। कहाँ कहाँ? काठमांडू की घाटी और हरिद्वार और देहरादून। अब देखिए 78 नंबर, पश्चिम घाट स्थित सबसे ऊंचा पर्वत है। पश्चिमी घाट स्थित सबसे ऊंचा पर्वत कौन है? तो वो है अनाई मुड़ी। अनाई मुड़ी, अनाई मुड़ी जिसकी हाइट है, पश्चिम घाट का लंबाई अगर जाने तो 1600 किलोमीटर है। पश्चिम घाट का लंबाई कितना है? 1600 किलोमीटर। ठीक है। और अन्नामुराई की हाइट है 2695। 2695। चलिए, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार कुल कितने ऐसे राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वनाच्छादित हैं? तो 17। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार कुल कितने ऐसे राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वनाच्छादित हैं? तो 17। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर। 80 कह रहा है 80 नंबर कह रहा है कि 16 वन भारत के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? 16 वन भारत के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं पश्चिमी घाट में। 16 वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो पश्चिमी घाट में। ये एक उष्णकटिबंधीय पर्वतीय घास भूमि है। उष्णकटिबंधीय पर्वतीय घास भूमि है 16 वन। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान CAZRI कहाँ स्थित है? तो वो है जोधपुर में। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो जोधपुर में। निम्न में से कौन सा राज्य अभ्रक उत्पादन में भारत का सबसे अग्रणी राज्य है? तो वो है आंध्र प्रदेश। निम्न में से कौन सा राज्य अभ्रक उत्पादन में भारत का सबसे अग्रणी राज्य है? आंध्र प्रदेश। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वृक्षावरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.48%। 2.48%। एक चीज़ यहाँ और याद रखिए कि आंध्र प्रदेश के बाद जो नंबर आता है वो है राजस्थान का, और उसके बाद झारखंड का नंबर आता है। सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश, फिर राजस्थान, फिर झारखंड। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वृक्षावरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? तो 2.48। देखिए वृक्षावरण कह रहा है, वनावरण नहीं कह रहा है। बॉक्साइट का सर्वाधिक संचित भंडार किस देश में है? तो वो है गिनी में है। बॉक्साइट का सर्वाधिक संचित भंडार किस देश में है? तो गिनी। अगर भंडार में पूछे तो सबसे ज़्यादा गिनी, और गिनी के बाद ऑस्ट्रेलिया का बाद वियतनाम। तो गिनी, ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम, इसके पास संचित भंडार सबसे ज़्यादा है। लेकिन अगर हम उत्पादन की बात करें तो सबसे ज़्यादा उत्पादन ऑस्ट्रेलिया में, और फिर गिनी में, फिर चीन में, और फिर इंडिया में। अगर बॉक्साइट का उत्पादन पूछे तो सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया, फिर गिनी, फिर चाइना, फिर इंडिया। अगर भंडार पूछे, संचित भंडार, तो सबसे ज़्यादा गिनी, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर वियतनाम। देखते हैं 85 नंबर क्वेश्चन। 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मिलान करने कह रहा है। मिलान करने में कह रहा है कि एक तरफ अनुसंधान केंद्र है, दूसरे तरफ उसका मुख्यालय दिया हुआ है। तो राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र का जो मुख्यालय है वो है जोरहट में। राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय जोरहट में। फिर राष्ट्रीय कॉफ़ी अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? तो चिकमंगलूर में है। राष्ट्रीय कॉफ़ी अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय चिकमंगलूर में है। राष्ट्रीय रबर अनुसंधान केंद्र का कोट्टायम में है।
राष्ट्रीय रबर अनुसंधान कोट्टायम में है। राष्ट्रीय रेशम अनुसंधान कहाँ है? मैसूर में। राष्ट्रीय रेशम अनुसंधान मैसूर में। बिहार में स्थित शिवालिक श्रेणी का निर्माण किस काल में हुआ था? तो वो हुआ था प्लेस्टोसीन काल में। प्लेस्टोसीन काल में बिहार में स्थित शिवालिक श्रेणी का निर्माण किस काल में हुआ है? तो प्लेस्टोसीन काल में हुआ है। सही मिलान करने कह रहा है। एक तरफ मात्रा है, दूसरा तरफ आयाम है। आयाम है मतलब डायमेंशन। तो देखिए इसमें मिलान क्या क्या हो जाएगा? तो ए ऑप्शन हो जाएगा। वेग का एल टी टू द पावर -1 होगा, एल टी टू द पावर -1। बल का एम एल टी टू द पावर -2। कार्य का हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2। संवेग का क्या हो जाएगा? तो एम एल टी टू द पावर -1। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करता है? तो वो करता है 3 और 4 मतलब ऑप्शन सी। ईंधन का जलना रासायनिक परिवर्तन है। लोहे का जंग लगना ये भी रासायनिक परिवर्तन है। अब देखते हैं 89 नंबर। यदि लोहे का गोला पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि बदल जाएगी? तो वो है उसका वजन। वजन हमेशा बदलेगा लेकिन द्रव्यमान हमेशा कांस्टेंट रहेगा। चाहे कहीं भी ले जाएं, द्रव्यमान हमारा कहीं भी बदलेगा नहीं। और जो द्रव्यमान होगा उससे जहाँ पे ले जाएंगे उस वस्तु को तो वहाँ के ग्रेविटेशन जो भी होगा, जैसे पृथ्वी पर ग्रेविटेशन 9.8 होता है, तो जितना आपका मास होगा उससे 9.8 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो वेट मिल जाएगा। अगर यही वस्तु को मान के चलिए चंद्रमा पे ले जाएं तो वहाँ पे जो उसका ग्रेविटी होगा उतना से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वेट निकल जाएगा। सभी कार्बनिक यौगिकों का मूल तत्व कौन है? तो वो है कार्बन। सभी कार्बनिक यौगिकों का मूल तत्व कौन है? तो कार्बन। 91 नंबर। किसकी अनुपस्थिति में शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है? किसकी अनुपस्थिति में? तो विटामिन डी के कमी में। विटामिन डी के कमी में शरीर में कैल्शियम की उपस्थिति कम हो जाती है। निम्नलिखित में से उच्चतम कैलोरी किससे प्राप्त की जाती है? तो वसा से। निम्नलिखित में से उच्चतम कैलोरी किससे प्राप्त की जाती है? तो वसा से। 93 नंबर क्वेश्चन। 93 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक पत्ती का भाग नहीं है? तो वो कौन नहीं है? तो पुंकेसर। पुंकेसर ये पत्ती का भाग नहीं है। वह स्थान जहाँ दो हड्डियाँ मिलती है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं जोड़ या ज्वाइंट। क्या कहते हैं? जोड़ या ज्वाइंट। जहाँ दो हड्डियाँ मिलेगी उसे जोड़ या ज्वाइंट कहेंगे। ठीक है। और लिगामेंट कहेंगे एक सेकंड। जोड़ क्या होता है? शरीर का मूवेबल पार्ट जिसमें हड्डियाँ स्नायु बंधन यानी लिगामेंट और अन्य रेशेदार ऊतकों से जुड़ती है। लिगामेंट क्या होता है? तो सख्त लचीला रेशेदार संयोजी ऊतक का एक छोटा बैंड जो हड्डियों को या कार्टिलेज को जोड़ता है। हड्डी और कार्टिलेज को जोड़ने वाला लिगामेंट कहलाता है। ज्वाइंट क्या कहलाता है? तो वह स्थान जहाँ दो हड्डियों को जोड़ता है, हड्डियाँ मिलती है उसको ज्वाइंट कहते हैं। लिगामेंट हड्डियों और कार्टिलेज को जोड़ता है। और टेंडन यह एक मांसपेशी की एक हड्डी से जुड़ती है। मांसपेशी और हड्डी को जोड़ने वाला को टेंडन कहते हैं। मैं इस तीनों को थोड़ा सा याद करवाता हूँ। एक हो गया जोड़ जिसको ज्वाइंट कहेंगे, एक हो गया टेंडन और एक हो गया लिगामेंट। देखिए ज्वाइंट क्या होगा? तो ज्वाइंट हड्डी का हड्डी से जुड़ेगा, बोन टू बोन, याद रखिए। और इसके बाद लिगामेंट क्या होता है? तो हड्डी को कार्टिलेज से जोड़ेगा। लिगामेंट क्या होता है? बोन टू कार्टिलेज। इधर B+B हो गया और इधर B2C हो गया, B+C और इधर B+B। और टेंडन क्या होता है? मांसपेशी को हड्डी यानी B+M कहिए, B+M। M का मतलब होता है मसल्स माने मांसपेशी। देखिए T बोले तो BM, J बोले तो BB और ये क्या है? L बोले तो BC, BCL
LBC बोल लीजिए इस तरीके से। तो लिगामेंट B+C यानी कि बोन और कार्टिलेज को जोड़ दीजिए, जॉइंट से यानी J से BB को जोड़ दीजिए, टेंडन से BM को जोड़ दीजिए, माने बोन और मसल्स। देखिए बोन तीनों जगह आपको याद रखना है, बोन तो हर जगह जुटने वाला है, जॉइंट में भी, जॉइंट में बोन से बोन को जोड़ दीजिए, टेंडन में बोन को मसल से जोड़ दीजिए, टेंडन में बोन को मसल से, लिगामेंट में बोन को कार्टिलेज से जोड़ दीजिए। याद हो गया होगा। 95 खोखली हड्डियों किसकी विशेषता होती है? तो पक्षी की खोखली हड्डियां किसकी विशेषता होती है? तो पक्षी की। निम्नलिखित में से कौन सी गैस नोबेल गैस है? तो इसका आंसर ये हो जाएगा ई, हीलियम और रेडॉन, ये सब नोबेल गैस हैं। ये नोबेल गैस और भी होते हैं, देखिए हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, ये सारे के सारे नोबेल गैस हैं। इसका ट्रिक देखिए कि क्या होगा याद करने का। हेन्ने आबा कहाँ जा तारा, हेन्ने आबा HENE से हेन्ने, AR से आबा और KE से कहाँ और JE से सोचिए कि जाना, माने जा तारा, माने RN से तारा, मतलब इन दोनों को मिला के पढ़िए, जा तारा। ठीक है, तो हेन्ने आबा कहाँ जा तारा। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपोबिलियन जलीय विलयन है। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपोबिलियन जलीय विलयन है, तो ये है सोडियम थायोसल्फेट का। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपोबिलियन जलीय विलयन है सोडियम थायोसल्फेट का। 98 निम्नलिखित में से कौन संक्षारण के उदाहरण हैं? तो वो है ऑप्शन ई। देखिए वायु या किसी रासायनिक पदार्थों द्वारा धातुओं का क्षय होना संक्षारण कहलाता है। संक्षारण क्या होता है? तो वायु या किसी रासायनिक पदार्थों द्वारा धातुओं का क्षय होना संक्षारण कहलाता है। उदाहरण लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, तांबे पर हरे रंग का परत बनना, तांबे पर हरे रंग का परत बनना, सिल्वर पर काले रंग का परत बनना, फिर आदि, ये सारे के सारे। जबकि मैग्नीशियम तार का जलना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन का मैग्नीशियम तार का जलना, ये भी रासायनिक परिवर्तन। लोहे पर भूरे रंग का परत जमना, ये भी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो ये सारे संक्षारण के ही उदाहरण हैं। मैग्नीशियम का तार जलना ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण, बाकी ये तीनों ही संक्षारण के उदाहरण हैं। कोशिका के निम्न में से किस अंगक में गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं नाभिक में। कोशिका के निम्न में से किस अंगक में गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो नाभिक। एस्ट्रोजन किसके द्वारा स्रावित होता है? तो वो होता है ओवरीज, अंडाशय। एस्ट्रोजन किसके द्वारा स्रावित होता है? अंडाशय के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका मानव के अस्थि मज्जा में निर्मित नहीं होता है? तो ओस्टियोसाइट्स। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका मानव के अस्थि मज्जा में निर्मित नहीं होती है? ऑस्टियोसाइट्स। निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायु द्वारा संचारित होता है? तो वो होता है तपेदिक और निमोनिया। निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायु द्वारा संचारित होता है? तपेदिक और निमोनिया। निम्नलिखित में से कौन सा महिला सेक्स हार्मोन है? तो वो है ई। क्यों? क्योंकि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोन ये दोनों ही महिला सेक्स हार्मोन हैं। जंग रासायनिक रूप से निम्न में किन यौगिकों का मिश्रण है? तो वो है Fe2O3 और FeOH का होल 3। जंग रासायनिक रूप से निम्न में से किस यौगिकों का मिश्रण है? तो Fe2O3 और FeOH का होल 3। निम्न में से कौन थर्मोसेटिंग का प्लास्टिक का उदाहरण है? तो वो है बैकेलाइट। निम्न में से कौन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है? बैकेलाइट। निम्नलिखित में से किसका प्रज्वलन तापमान इग्निशन टेम्परेचर सबसे कम है? तो वो है रसोई गैस। निम्नलिखित में से किसका प्रज्वलन ताप इग्निशन टेम्परेचर सबसे कम है? रसोई गैस का। निम्न में से कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? तो वो है समुद्री जल। निम्न में से कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? समुद्री जल। प्रत्यावर्ती धारा AC को दिश धारा DC में किसके द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है? तो वो है रेक्टिफायर। प्रत्यावर्ती धारा AC को डिश धारा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है? रेक्टिफायर। स्थिर गति से दौड़ रही एक रेलगाड़ी
स्थिर गति से दौड़ रही एक रेलगाड़ी में बैठा यात्री लंबवत ऊपर की दिशा में गेंद फेंकता है। वह गेंद कहाँ गिरेगी? तो वो गेंद यात्री के हाथों में गिरेगी। स्थिर गति से दौड़ रही एक रेलगाड़ी में बैठा यात्री लंबवत ऊपर की दिशा में गेंद फेंकता है। वह गेंद कहाँ गिरेगी? तो यात्री के हाथों में। कैलामाइन निम्न में से किसका अयस्क है? तो कैलामाइन किसका अयस्क है? तो 110 का सी, जस्ता का। देखिए, जस्ता कैलामाइन का कैलामाइन अयस्क से जस्ता निकाला जाता है, और कैसे टेराइट से टिन निकाला जाता है। टिन कहाँ से निकाला जाएगा? तो कैसी टेराइट से। मैग्नीशियम ब्रोमाइड से निकाला जाएगा। मैग्नीशियम किस से निकाला जाएगा? ब्रोमाइड से निकाला जाएगा। तांबा, तांबा किस से निकाला जाएगा? तो क्यूपराइट से। एल्यूमिनियम निकाला जाएगा बॉक्साइट और कोरंडम से। एल्यूमिनियम का अयस्क कौन सा है? तो बॉक्साइट और कोरंडम। सीसा का अयस्क कौन सा है? तो गैलेना और सैक्साइट सीसा का है। 111 नंबर, मनुष्य में यूरिया का निर्माण होता है, तो वो होता है यकृत। मनुष्य में यूरिया का निर्माण होता है यकृत में। किसकी कमी से क्वार्सियोकर नामक विकार उत्पन्न होता है? तो वो होता है प्रोटीन की कमी से। किसकी कमी से क्वार्सिकोर नामक विकार उत्पन्न होता है? प्रोटीन के कमी से। अब 113 नंबर देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार करिए, तो इसमें 1, 2, 3 सभी सही हैं। मुद्रास्फीति की स्थिति में देनदारों को हानि होती है। मुद्रास्फीति की स्थिति में देनदारों की हानि होती है। दूसरा, मुद्रास्फीति की स्थिति में लेनदारों को लाभ होता है। जाहिर सी बात है, एक को हानि होगा तो दूसरे को लाभ होगा ही। तीसरा पॉइंट, मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि पर नियंत्रण कर मुद्रास्फीति को अस्थायी रूप से नियंत्रित किया जा सकता है। मुद्रा आपूर्ति को वृद्धि पर नियंत्रण कर मुद्रास्फीति को अस्थायी रूप से नियंत्रित किया जा सकता है। तो ये वही सही हो गया। देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2018 में चावल के विश्वव्यापी निर्यात में भारत का हिस्सा था। कितना हिस्सा था? 28.1%। वर्ष 2018 में चावल के विश्वव्यापी निर्यात में भारत का हिस्सा 28.1% था। निम्न में से क्या राजस्व व्यय के अंतर्गत शामिल नहीं होता है? तो ऋण भुगतान ये राजस्व व्यय के अंतर्गत शामिल नहीं होता है। बाकी ब्याज भुगतान, राज्यों का अनुदान, सब्सिडरी ये राजस्व व्यय में शामिल होता है। भारत ने $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कब तक प्राप्त कर लेने का लक्ष्य रखा है? तो वो लक्ष्य रखा है 2024-25। भारत ने $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कब तक प्राप्त कर लेने का लक्ष्य रखा है? 2024-25। भारत में आयकर निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो वो है प्रगतिशील कर एवं प्रत्यक्ष कर। प्रगतिशील कर और प्रत्यक्ष कर। 15वें वित्त आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का शीर्षक है, तो वो है कोविड के दौरान वित्त आयोग। 15वें वित्त आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का शीर्षक है कोविड के दौरान वित्त आयोग। निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य भारत में खाद्य प्रबंधन का नहीं है? तो वो है खाद्यान्नों का निर्यात। निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य भारत में खाद्य प्रबंधन का नहीं है? खाद्यान्नों का निर्यात। चाय का उत्पादन सबसे अधिक कौन सा देश करता है? तो वो है चीन। चाय का उत्पादन सबसे अधिक कौन सा देश करता है? चीन, भारत, केन्या, श्रीलंका, वियतनाम। चीन, उसके बाद भारत का नंबर है, उसके बाद केन्या का, उसके बाद श्रीलंका का, उसके बाद वियतनाम का। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की अवधि है, तो वो है 2020 से 2023 तक। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की अवधि है 2020 से 2023 तक। ये वाला योजना जो है 9 दिसंबर 2020 को मंजूरी दी गई थी। 9 दिसंबर 2020 को ही मंजूरी दे दिया गया था। निम्नलिखित में से किसे अशोक चंद्रा ने भारत का आर्थिक मंत्रिपरिषद कहा था? तो वो कहा था योजना आयोग। निम्नलिखित में से किसे अशोक चंद्रा ने भारत का आर्थिक मंत्रिपरिषद कहा था? योजना आयोग। 123, निम्न में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? भारतीय रिजर्व बैंक का कौन सा कार्य नहीं है? तो साख का सृजन करना, ये भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। 124 नंबर,
कृषि एवं ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की सभी प्रकार की साख आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली एकमात्र संस्था है, तो वो है नाबार्ड। नाबार्ड कृषि एवं ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की सभी प्रकार की साख आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली एकमात्र संस्था है नाबार्ड। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल राजस्व व्यय कितने करोड़ रुपये अनुमानित किया गया है, तो वो किया गया है इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार दर्जन लाख 1,91,956.67 करोड़ रुपया। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार का वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल राजस्व व्यय कितने करोड़ रुपये अनुमानित किया गया है, तो 1,91,956.67 करोड़ रुपया। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में दूध का कुल उत्पादन 2020-21 में था, तो कितना था, तो वो था 115.01 लाख टन। 115.01 लाख टन। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में दूध का कुल उत्पादन 2020-21 में कितना था, तो 115.01 लाख टन। बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय 2 की अवधि है, तो वो है 2020 से 2025 तक। 7 निश्चय 2 बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय 2 की अवधि है 2020 से 2025। सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया गया राष्ट्रीय आपात के समय कौन से मौलिक अधिकार का निलंबन नहीं होगा, तो वो है ऑप्शन ई। देखिए 20 और 21 को छोड़कर सभी मौलिक अधिकारों को निलंबित हो जाता है, तो 17, 18, 19 को किया जा सकता है। और सॉरी एक सेकंड, हाँ, अनुच्छेद 20 और 19, अनुच्छेद 20, 19, थोड़ा सा इसके पीछे पूरा लॉजिक एक्सप्लेनेशन समझिए क्या है कि जब युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर लगाए गए राष्ट्रीय आपात के समय 20 और 21 को तो छोड़ दिया जाता है, 20-21 को छोड़कर सभी मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं। लेकिन अगर युद्ध और बाह्य आक्रमण नहीं हुआ हो और सशस्त्र विद्रोह हो जाए उस वक्त 20 और 21 तो 20-21 का तो प्रतिबंध नहीं लगेगा, और साथ ही 19 पर भी प्रतिबंध नहीं लगाया जाता है। कब? जब सशस्त्र विद्रोह हो जाए, तो ये भी, तो इसीलिए ऑप्शन ई हो जाएगा। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है, तो वो उसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, संवैधानिक निराकरण का अधिकार। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है, तो संवैधानिक निराकरण का अधिकार। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के प्रत्येक वयस्क नागरिक का मत देने का अधिकार प्रदान करता है, तब वो है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 326। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भाग के प्रत्येक वयस्क नागरिक को मत देने का अधिकार प्रदान करता है, अनुच्छेद 326। संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किसके द्वारा किया जा सकता है, तब वो किया जा सकता है संसद के अधिनियम द्वारा। संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किसके द्वारा किया जा सकता है, तो संसद के अधिनियम द्वारा। यदि वार्षिक बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है तो प्रधानमंत्री अपने मंत्रिपरिषद सहित त्यागपत्र दे देगा। यदि वार्षिक बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है तो प्रधानमंत्री अपने मंत्रिपरिषद सहित त्यागपत्र दे देगा। भारत के प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कब किया गया था, तो वो किया गया था 1966। भारत में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कब किया गया था, तो 1966। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जिला योजना समिति के गठन के प्रावधान हैं, तो वो है अनुच्छेद 243 जेड-डी। 243 जेड-डी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जिला योजना समिति के गठन का प्रावधान है, तो 243 जेड-डी। संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि सभी बालकों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना सरकार का दायित्व होगा, तब वो होगा ऑप्शन ई, आर्टिकल 45। आर्टिकल 45। संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि सभी बालकों को 6 वर्ष की आयु पूरा करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना सरकार का दायित्व होगा, अनुच्छेद 45।
विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? तो वो है राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार है, किसको है? तो राष्ट्रपति को। अनुच्छेद 143 के तहत संविधान के अनुसार किसी भी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम हो सकती है तो 500 हो सकती है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किसी भी राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या 500 हो सकती है, अधिक से अधिक? भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है तो वो किया गया है ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका से। भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका से। निम्न में से कौन सा निकाय संवैधानिक है? तो वो है ऑप्शन ई। देखिए, संवैधानिक निकाय कौन से हैं और असंवैधानिक निकाय कौन से हैं, जो आप याद कर लीजिए। चुनाव आयोग यूपीएससी, एसपीएससी, चुनाव आयोग यूपीएससी, एसपीएससी, वित्त आयोग, एससी आयोग, एससी आयोग, एसटी आयोग और कैग आयोग। संवैधानिक न्याय कौन है? तो नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग और केंद्रीय जांच ब्यूरो। ये सारे के सारे संवैधानिक नहीं बल्कि असंवैधानिक निकाय हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णयों या आदेशों को पुनर्विलोकन का अधिकार है? तो वो है आर्टिकल 137। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णयों या आदेशों को पुनर्विलोकन का अधिकार है? अनुच्छेद 137 के तहत। दोस्तों, इस तरीके से 140 क्वेश्चन तक खत्म हो गया। 141 से 150 तक क्वेश्चन मैथ के हैं। ये सारे क्वेश्चन देख लीजिए और सारे क्वेश्चन को बनाने के बाद मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में भेज दीजिएगा। दोस्तों, अगर आप लोग को ये सब वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें और अगर चैनल पे नए हों तो सब्सक्राइब करें और मेरे इस चैनल को थोड़ा प्रमोट भी कर दें। इधर उधर अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स ग्रुप को भेज दें, शेयर कर दें। तो अब आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें। 8 मई को आप लोग का एग्ज़ाम है तो आप लोग को अब यहीं पे छोड़े चलता हूँ इस उम्मीद के साथ कि आप लोग अपने चरित्र को इस प्रकार बनाएंगे कि महिलाएं आपके साथ होने से सुरक्षित महसूस करेगी।